स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कल 3 जून से बस और ऑटो का बढ़ जाएगा किराया, 2 से 5 रुपए तक बढ़ेगा भाड़ा। दरअसल बात यह है कि बिहार में बस और ऑटो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार में कल 3 जून से बस किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार अलग अलग रूट और फिर दूरी के आधार पर किराए में लगभग 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक की वृद्धि की जाएगी। परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि डीजल की कीमत, वाहन रखरखाव खर्च और फिर संचालन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। जब बस ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले कुछ समय से बढ़ती लागत के बावजूद भी पुराने किराए पर ही सेवाएं चल रही थी, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में नए किराया संशोधन के जरिए संचालन खर्च को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किराया बढ़ने के बाद रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों और फिर नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि कल 3 जून से नया किराया बिहार के विभिन्न रूटों पर लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग और फिर बस संचालकों की ओर से यात्रियों को नए किराए की जानकारी देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। क्रिकेट के मैदान से लेकर के गांव की चौपाल तक छाए रहे वैभव सूर्यवंशी, जश्न में डूबा मिथिलांचल। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरे मिथिलांचल को जश्न में डुबो दिया है। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाकर के ऑरेंज कैप अपने नाम की और कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सिर्फ क्रिकेट मैदान में ही नहीं बल्कि गाँव की चौपालों, गलियों और फिर बाजारों तक में खुशी का माहौल देखने को मिला है, जहाँ लोग मिठाइयां बांटते नजर आए और सोशल मीडिया पर भी वैभव सूर्यवंशी की सफलता की चर्चा छाई रही। वैभव सूर्यवंशी की सफलता ने बिहार में क्रिकेट को लेकर के नई उम्मीद जगा दी है, जहां उनके प्रदर्शन के बाद राज्य में अपनी आईपीएल टीम की मांग भी तेज हो गई है। जहां कई खेल प्रेमियों और फिर युवाओं का मानना है कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ा मंच नहीं मिल पाता है। वैभव सूर्यवंशी की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि छोटे गाँव से निकल करके भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसने उन्हें देश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में शामिल कर दिया है। बिहार में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर के भी बड़े दाम। जी हाँ, बिहार में जून महीने की शुरुआत महंगाई के साथ ही हुई है। जी हाँ, तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 जून से ही लागू नई दरों के अनुसार 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 42 से 53 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 5 किलो वाले फ्री ट्रेंड एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और फिर छोटे कारोबारियों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जब पटना समेत बिहार के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पटना में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब लगभग 3,400 रुपये तक पहुँच गई है, जो पिछले महीने की तुलना में करीब 53 रुपये अधिक है। जी हाँ, वहीं पर 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। पहले जेंडर बदला, फिर फुफेरी ममेरी बहनों ने रचाई शादी, अब दोनों अचानक गायब। जहां बिहार के जमुई जिले से सामने आई एक अनोखी प्रेम कहानी अब नया मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बचपन से साथ पली बड़ी 2 रिश्तेदार लड़कियों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 2 लड़कियों ने आपस में ही। बताया जा रहा है कि इनमें से एक ने यानी कि एक लड़की ने लड़की को बदल करके लड़का बन गया, यानी कि लैंगिक पहचान के अनुरूप जेंडर ट्रांजिशन की प्रक्रिया अपनाई, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी काफी चर्चा हो रही है। अब खबर यह है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अचानक अपने घरों से लापता हो गई है। परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और फिर मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी है। परिवार वालों का कहना है कि दोनों बिना किसी स्पष्ट जानकारी के घर से चली गई है, जिसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक दबाव और फिर लगातार चर्चा के कारण उन्होंने ये कदम उठाया हो सकता है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और फिर दोनों की तलाश के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे अपनी इच्छा से कही गई है या फिर किसी अन्य कारण से घर छोड़ कर गई है।
बिहार में आज से 1 महीने तक चलेगा खेत बचाओ अभियान, किसानों के लिए क्या है खास। दरअसल बात यह है कि बिहार में आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो गई है, जो पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा। बिहार सरकार और कृषि विभाग की ओर से शुरू किए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक की खेती के प्रति जागरूक करना है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह अभियान किसानों की खेती लागत कम करने और फिर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। अभियान के दौरान गाँव-गाँव जाकर के किसानों को वैज्ञानिक खेती से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के तहत किसानों को मिट्टी जाँच, जैविक खाद के उपयोग, जल संरक्षण और फिर फसल प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी और फिर कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कम लागत में बेहतर उत्पादन कैसे हासिल किया जा सकता है। साथ ही सरकार की विभिन्न कृषि योजना जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC, PM किसान सम्मान निधि योजना और फिर अन्य लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार का मानना है कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है, इसीलिए किसानों को संतुलित और फिर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। यही वजह है कि खेत बचाओ अभियान को सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि खेती और फिर किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। PM मोदी के पसंदीदा जर्दालू आम की राष्ट्रपति भवन तक एंट्री, मंत्री श्रेयसी सिंह ने संभाली बिहार की पैकिंग की कमान। दरअसल बात यह है कि बिहार का प्रसिद्ध जर्दालू आम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, जब भागलपुर में के इस खास आम को राष्ट्रपति भवन भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अपनी अनोखी खुशबू, मिठास और फिर स्वाद के लिए मशहूर जर्दालू आम को देश के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों तक पहुँचाने के लिए विशेष पैकेजिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने की है और उन्होंने खुद पैकिंग व्यवस्था का जायजा लिया। जर्दालू आम को बिहार की पहचान माना जाता है और इसे भौगोलिक सांकेतिक यानी कि GI टैग का दर्जा भी प्राप्त है। जब हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम में मन की बात कार्यक्रम में भागलपुर के जर्दालू आम का जिक्र किया, जिसके बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन तक इसकी आपूर्ति को बिहार के किसानों और फिर बागवानों के लिए सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस प्रक्रिया में गुणवत्ता और पैकिंग के विशेष मानकों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि आम पूरी ताजगी के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके, डेस्टिनेशन तक पहुंचे। कृषि और फिर उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि जर्दालू आम की बढ़ती पहचान से बिहार के आम उत्पादकों को बड़ा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग बढ़ने से इसकी मांग में भी इजाफा हो सकता है। सरकारी आवास किसी की जागीर नहीं, राबड़ी देवी नियमों का पालन करें, मंत्री लेसी सिंह की 2 टूक। दरअसल बात यह है कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के जारी विवाद के बीच राज्य सरकार की मंत्री यानी कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकारी आवास किसी की भी निजी संपत्ति या फिर जागीर नहीं होता है और सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। लेसी सिंह ने कहा है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वे नियमों और फिर आवश्यकता के अनुसार किसी भी सरकारी आवास का आवंटन करें, इसीलिए किसी विशेष बंगले पर अस्थायी दावा नहीं किया जा सकता। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर के पिछले कई दिनों से सियासी घमासान जारी है। राज्य सरकार ने ये आवास दूसरे मंत्री को आवंटित कर दिया है और राबड़ी देवी को पहले आवंटित 39 होर्डिंग रोड वाले आवास में शिफ्ट होने को कहा गया है। हालांकि राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने को लेकर के सार्वजनिक तौर पर विरोध जताया और इस मुद्दे पर RJD लगातार सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी को सरकारी नियमों और फिर प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ राजद नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ आवास का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। ऐसे में बंगले को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव के चचेरे मामा पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव, 42 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कथित चचेरे मामा से जुड़े मामलों में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर के कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति होने के संदेह में उसे जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियां लंबे समय से वित्तीय लेन देन, संपत्ति खरीद और फिर आय के स्रोतों की जांच कर रही थी। जब प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर कई ऐसे दस्तावेज और फिर लेन देन सामने आए हैं जिनके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। यदि
ईडी इस मामले में आगे कार्रवाई करता है तो फिर संपत्ति जब्ती और फिर पूछताछ की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हालांकि संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक आरोपों पर विस्तार से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 9वीं में जागा था आईआईटी का सपना, आज बने देश के टॉपर। गया के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में लहराया परचम। दरअसल बात यह है कि बिहार के गया जिले में के रहने वाले शुभम कुमार ने अपनी मेहनत और फिर लगन के दम पर एक ऐसी सफलता हासिल की है जो लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। 9वीं कक्षा में उनके मन में आईआईटी में पढ़ने का सपना जगा था और उसी लक्ष्य को लेकर के उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। वर्षों की तैयारी, अनुशासन और फिर समर्पण का परिणाम ये रहा कि आज शुभम ने जेईई एडवांस में शानदार प्रदर्शन करके देश भर में अपनी पहचान बना ली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और फिर पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा। जब शुभम कुमार की सफलता की कहानी संघर्ष, धैर्य और फिर आत्मविश्वास का उदाहरण मानी जा रही है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान समय का सही प्रबंधन किया और फिर हर विषय पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की। बताया जाता है कि उन्होंने नियमित अध्ययन, मॉक टेस्ट और फिर लगातार अभ्यास को अपनी सफलता का आधार बनाया है। बिहार में 15 जून से बालू खनन पर रोक, सम्राट सरकार ने बफर स्टॉक के लिए निर्देश। जी हां, बिहार में 15 जून से बालू खनन पर अस्थायी रोक लगाने जा रही है। मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के निर्देश के अनुसार 15 जून से नदियों में बालू खनन बंद कर दिया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण और फिर नदी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। हर वर्ष बारिश के मौसम में इसी तरह खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सके। खनन बंद होने से निर्माण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री एवं खान भूतत्व विभाग से जुड़े सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में बालू का बफर स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि खनन बंद रहने के दौरान भी बाजार में बालू की उपलब्धता बनी रहे और आम लोगों तथा निर्माण एजेंसियों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार में 10 अंचलाधिकारियों का तबादला, रिश्वतखोरी के आरोप में एक सस्पेंड। जब बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। बिहार सरकार ने 10 अंचलाधिकारियों यानी कि सीईओ का तबादला कर दिया है, जबकि एक अधिकारियों को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर पदस्थापन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और फिर कार्यों में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों में तैनात अंचलाधिकारियों का हस्तांतरण प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय समीक्षा के आधार पर किया गया है। वहीं पर जिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब छुट्टियां होगी और भी क्रिएटिव, बिहार म्यूजियम में क्या सीखेंगे बच्चे, जाने। दरअसल बात यह है कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को इस बार और भी रचनात्मक और सीखने से भरपूर बनाने के लिए पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने खास समर कैंप और फिर क्रिएटिव गतिविधियों की शुरुआत की है। 2 जून से 7 जून तक यानी कि आज से 7 जून तक आयोजित होने वाले इस विशेष समर कैंप में कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को कला, रचनात्मक लेखन और फिर पारंपरिक शिल्प से जुड़े कई गतिविधियां सीखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि ये वर्कशॉप पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग ले सके। वहीं पर इस समर कैंप में बच्चों को टेराकोटा वर्कशॉप, स्टोरी राइटिंग और फिर मार्क्स मेकिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही संग्रहालय की चिल्ड्रंस गैलरी के जरिए बिहार के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को रोचक तरीके से समझाने का अवसर भी मिलेगा। म्यूजियम प्रशासन का उद्देश्य है कि बच्चे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि अपनी काल्पनिक शक्ति, कला और रचनात्मक सोच को भी विकसित कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को किताबों और फिर कक्षाओं से बाहर निकल करके नई चीजें सीखने का अवसर देते हैं। हाल के वर्षों में बिहार में समर कैंप और फिर क्रिएटिव लर्निंग प्रोग्राम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, जहां पर बच्चे कला, विज्ञान, लेखन और फिर अन्य कौशलों को मजेदार तरीके से सीख रहे हैं। ऐसे में बिहार म्यूजियम का ये प्रयास बच्चों की छुट्टियों को यादगार और फिर उपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनगणना नहीं, डकैती करने आए हैं कर्मियों को ग्रामीणों ने चोर का शोर मचा करके खदेड़ा।
जी हाँ, क्यों हुआ संदेह? दरअसल बात यह है कि बिहार के मोतिहारी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जनगणना कार्य के लिए पहुंचे कर्मियों को ग्रामीणों ने चोर और डकैत समझ लिया। जानकारी के अनुसार रात के समय कुछ जनगणना कर्मी गांव में लोगों से जानकारी जुटा रहे थे। जब वे मोबाइल की टॉर्च जला करके घरों के बाहर पहुंचे और सोए हुए लोगों को जगा करके जानकारी लेने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों को उन पर शक हो गया और गाँव में चोर चोर का शोर मचा दिया। शोर सुनते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और कर्मियों का पीछा करने लगे। अचानक बड़ी भीड़ और फिर हंगामा को देख करके जनगणना कर्मियों को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा। जब बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर पता चला है कि वे किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने नहीं बल्कि सरकारी जनगणना कार्य के लिए सिलसिले में गांव पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि देर रात गांव में अनजान लोगों की मौजूदगी और फिर टॉर्च की रोशनी में घर घर जाकर के पूछताछ करने के कारण ग्रामीणों को संदेह हुआ। इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसे कार्यों के दौरान स्थानीय लोगों को पहले से सूचना देना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना हो। फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ फिर होगा खेला। एमएलसी चुनाव में क्या समीकरण होगा बदलाव, वोटिंग और गिनती का तरीका अलग। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की 9 सीटों और फिर एक उपचुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन की रणनीति पर टिकी हुई है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और उनके खाते में 8 से 9 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि महागठबंधन के लिए एक सीट बचाना बड़ी मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से ये चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है। इस चुनाव की सबसे खास बात इसकी वोटिंग और फिर मतगणना प्रक्रिया है। जहाँ सामान्य चुनाव की तरह यहाँ सिर्फ एक वोट देकर के फैसला नहीं होता बल्कि विधायक उम्मीदवार को वरीयता कम में वोट देते हैं, यानी कि पहली, दूसरी और फिर तीसरी पसंद भी दर्ज की जा सकती है। मतगणना के दौरान यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा पूरा नहीं कर पाता तो वरीयता वोटों का ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि कई बार संख्या बल से ज्यादा राजनीतिक रणनीति और वोट मैनेजमेंट चुनाव का परिणाम तय करते हैं। मुख्यालय में रहें, मोबाइल चालू रखें। गर्मी की छुट्टी के बीच शिक्षकों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा फरमान। दरअसल बात यह है कि बिहार में गर्मी की छुट्टी के बीच शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों और फिर शिक्षा कर्मियों के लिए नया निर्देश जारी कर दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि अवकाश अवधि के दौरान भी संबंधित शिक्षक और फिर कर्मी अपने मुख्यालय में मौजूद रहेंगे तथा अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखें। सरकार का कहना है कि किसी भी जरूरी प्रशासनिक कार्य, आपात सूचना या फिर विभाग के निर्देश के लिए शिक्षकों से तुरंत संपर्क होना जरूरी है। जहाँ शिक्षा विभाग के अनुसार छुट्टियों के दौरान भी कई प्रशासनिक और फिर शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहती हैं जिनमें शिक्षकों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी कारण उन्हें बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने से बचने और फिर विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिक्षकों को तत्काल बुलाया जा सकता है, इसलिए मोबाइल बंद नहीं रखना चाहिए। सरकार के इस निर्देश को लेकर के शिक्षकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि छुट्टियों के दौरान भी लगातार उपलब्ध रहने का दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये निर्देश विभागीय कार्यों की सुचारू व्यवस्था और जरूरी संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। 2026 में छाया बिहार का लाल। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 अवार्ड पर वैभव सूर्यवंशी ने जमाया कब्जा, मिले इतने रुपए। दरअसल बात है कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया है कि पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी है। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और सीजन की सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीत करके इतिहास रच दिया। उनकी शानदार उपलब्धि के बाद बिहार में जश्न का माहौल देखने को मिला है और सोशल मीडिया से लेकर के गांव की चौपालों तक हर जगह उनकी सफलता की चर्चा होती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 1-2 नहीं बल्कि कुल 5 बड़े अवार्ड अपने नाम किए हैं। ऑरेंज कैप के अलावा उन्हें कई व्यक्तिगत प्रदर्शन आधारित पुरस्कार भी मिले हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। पूरे सीजन में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, लगातार रन बनाने की क्षमता और मैच जिताने वाली पारियों ने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाई है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम उम्र में इस तरीके का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। इन पुरस्कारों के साथ वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों रुपए की इनामी राशि भी मिली है। आईपीएल पुरस्कारों, मैच अवार्ड और फिर विशेष सम्मान को मिलाकर के उन्हें बड़ी रकम हासिल हुई है, जिसने उन उपलब्धियों को और खास बना दिया है।
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा समेत पटना में मालदा, हिमसागर और दहशरी से गुलजार बाजार फिर भी लीची ने मारी बाजी। दरअसल बात यह है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना के फलों के बाजार इन दिनों पूरी तरह से गर्मियों के स्वाद से गुलजार हैं। बाजारों में पश्चिम बंगाल का मालदा आम, हिमसागर आम और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरी आम बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। इन आमों की खुशबू और फिर स्वाद के कारण खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। फल विक्रेताओं का कहना है कि इस बार आम की कई लोकप्रिय किस्में समय पर बाजार में पहुंची है, जिससे कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आम की इतनी विविधता के बावजूद भी इस बार लीची ने लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है। जब मुजफ्फरपुर और फिर आसपास के इलाकों में आने वाले शाही लीची की मांग बाजार में काफ़ी अधिक बनी हुई है। मीठे स्वाद, रसदार गुदे और सीमित सीजन के कारण लोग लीची की खरीदारी से को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। फल व्यापारियों के अनुसार कई जगहों पर लीची की बिक्री आम से भी ज़्यादा हो रही है और फिर ग्राहक बड़ी मात्रा में इसे खरीद रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की लीची की पहचान देश भर में पहले से मजबूत रही है और हर साल गर्मियों में इसकी मांग तेजी से बढ़ती है। वहीं पर मालदा, हिमसागर और फिर दशहरी आम भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सीजन में लीची ने लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे निकल कर के बाजी मार ली है। ऐसे में पटना के फल बाजारों में इन दिनों आम और लीची दोनों की मिठास लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। बिहार में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी, पटना, गया समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जब बिहार में आज 2 जून को मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और फिर वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, गया, भोजपुर, रोहतास, नवादा, पटना, अरवल, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती है, जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और फिर भीषण गर्मी के कारण वातावरण में अस्थिरता बनी हुई है, जिसके चलते तेज आंधी और फिर बारिश की स्थिति बन रही है। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में तेज तूफान और फिर बारिश देखने को मिली थी, जहां पर कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि इस बारिश और फिर तेज हवा से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। जहाँ कई जिलों में बिजली आपूर्ति और फिर यातायात पर भी असर पड़ सकता है। वहीं पर 2 जून के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से तापमान बढ़ने और फिर हीट वेव जैसी स्थिति बनने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनी पर नजर रखना चाहिए। बिहार सरकार की मानसून तैयारी तेज, मंत्री ने कहा कि जनता परेशान हुई तो फिर होगी कार्रवाई। जी बिहार में मानसून आने से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। जल जमाव, बाढ़ और फिर बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि मानसून के दौरान आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लापरवाही की वजह से जनता को दिक्कत हुई तो फिर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार खासतौर पर पटना समेत उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां पर हर साल जल जमाव की समस्या सामने आती है। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था, पंपिंग स्टेशनों की निगरानी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्या पर तैयारी की समीक्षा लगातार की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही समीकरण, गणित और खेल शुरू, कहीं फंस ना जाए तेजस्वी। जहां बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से समीकरण, गणित और फिर खेल जैसे शब्द चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। 18 जून को होने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। जहाँ सबसे ज्यादा नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी है, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन की स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में उम्मीदवार चयन से लेकर के वोट मैनेजमेंट तक हर कदम बेहद अहम माना जा रहा है। जहाँ एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया सामान्य चुनाव से अलग होती है। इनमें विधायक वरीयता क्रम के आधार पर मतदान करते हैं और मतों की गिनती भी उसी हिसाब से होती है। यही वजह है कि सिर्फ संख्या बल ही नहीं बल्कि राजनीतिक गणित, रणनीति, सहयोगी दलों का समर्थन और फिर क्रॉस वोटिंग की संभावना भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है।
बिहार में बंगले की सियासत, आरजेडी ने पूछे 22 सवाल, जवाब दे पाएंगे सीएम सम्राट, ये सवाल है। दरअसल बात यह है कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के जारी विवाद अब और ज्यादा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जहां आरजेडी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए 22 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी का आरोप है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली कराने की प्रक्रिया राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं पर सरकार का कहना है कि आवास आवंटन पूरी तरह से नियमों और फिर प्रशासनिक तरीके से किया जा रहा है। मां के आम खाने से मासूम को हो गया पीलिया, सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। यह दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया और फिर पारंपरिक मान्यताओं में अक्सर यह दावा किया जाता है कि अगर स्तनपान कराने वाली मां आम खाती है तो फिर उसके बच्चे को पीलिया हो सकता है। लेकिन एक गायनोकोलॉजिस्ट ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि आम खाने और फिर नवजात शिशु में पीलिया होने का कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी बातें नई माताओं को बेवजह तनाव में डालती है और फिर कई बार वे पौष्टिक भोजन से भी दूर होने लगती है। जहाँ विशेषज्ञों के अनुसार नवजात शिशुओं और फिर पीलिया एक सामान्य स्थिति है जो जन्म के बाद शुरुआती दिनों में कई बच्चों में देखी जाती है। दोस्तों, किशनगंज में पत्नी ने पति को ही जेल पहुंचा दिया है। चोरी की 2 साइकिलों के साथ पुलिस को पत्नी ने पति को सौंप दिया है। यह किशनगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। आमतौर पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ एक पत्नी ने कानून और ईमानदारी का साथ चुना और अपने ही पति को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला चोरी की 2 साइकिलों से जुड़ा है, जिसके बाद आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है। यह घटना किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक सिमलबाड़ी समियापुर की रहने वाली 24 वर्षीय गुलशन खातून बकरीद की तैयारी के लिए अपने मायके आई हुई थी। इसी दौरान उनके पति मोहम्मद दानिश भी ससुराल पहुंचे, लेकिन उनके साथ ऐसी चीज थी जिसने पूरे परिवार को शक में डाल दिया। बताया जा रहा है कि दानिश एक नहीं बल्कि 2 साइकिल लेकर के ससुराल पहुंचे थे। एक साथ 2 साइकिल देख करके परिवार वालों को संदेह हुआ। जब परिवार वालों ने उनसे पूछा कि ये साइकिलें कहाँ से आई, तो जवाब सुनकर के सभी हैरान रह गए। आरोप है कि पूछताछ के दौरान दानिश ने स्वीकार कर लिया है कि दोनों साइकिलें चोरी की है। इसके बाद ससुराल वालों ने उन्हें समझाया कि जिन लोगों की साइकिल है उन्हें वापस कर दीजिए। परिवार ने कोशिश की कि मामला शांति से सुलझ जाए और चोरी का सामान उसके असली मालिकों तक पहुंचाया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि दानिश ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से कहानी ने बड़ा मोड़ ले लिया। पत्नी गुलशन खातून ने फैसला किया है कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर फोन करके पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दोनों साइकिलों के साथ हिरासत में ले लिया है। इसके बाद गुलशन खातून ने अपने पति के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। पत्नी की शिकायत के आधार पर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग एक तरफ पत्नी की ईमानदारी और फिर साहस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कई लोगों का मानना है कि यदि हर व्यक्ति गलत काम का विरोध करे, चाहे वह अपना ही करीबी क्यों ना हो, तो फिर समाज में अपराध काफी हद तक कम हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई साइकिलें किन लोगों की है। वहीं यह घटना एक संदेह भी दे देती है कि रिश्तों से ऊपर कानून और फिर सच की अहमियत होती है और गलत का साथ देने के बजाय उसका विरोध करना ही सही रास्ता है। दोस्तों, क्या बांग्लादेशी सीमांचल में घुसने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। यह सीमांचल के लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज, रड़िया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। वजह है पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई। आशंका जताई जा रही है कि वहां से हटाए गए कुछ लोग अब बिहार और नेपाल सीमा के रास्ते नए ठिकाने की तलाश की कोशिश कर सकते हैं। इसी संभावनाओं को देखते हुए सीमांचल के बॉर्डर इलाके में चौकसी काफ़ी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को ये आशंका है कि कुछ लोग दूसरे राज्यों की ओर रुख कर सकते हैं, खास करके सीमांचल क्षेत्र जो नेपाल और फिर पश्चिम बंगाल दोनों से जुड़ा हुआ है, जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। इसी को लेकर के एसएसबी और फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों की जांच
पहले से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जहाँ किशनगंज, ठाकुरगंज, फारबिसगंज, सिलीगुड़ी और बागडोगरा जैसे महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर सुरक्षा बल 24 घंटा तैनात है। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नज़र रखी जा रही है और पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। इस बीच सीमांचल के कई इलाकों में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसे फेरी वाले जो कपड़े, बर्तन या फिर अन्य सामान बेचते हुए गांव-गांव घूमते थे, अचानक दिखाई देना कम हो गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसका सीधा संबंध सुरक्षा अभियान से है या नहीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नज़र बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। जब प्रशासन का कहना है कि यदि किसी इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति बिना उचित पहचान के रह रहा है तो फिर इसकी सूचना तुरंत पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों को दी जानी चाहिए। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखने की भी अपील की गई है। सीमांचल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पौवा खाली से पंजाब मक्का की पहली मालगाड़ी पौवा खाली से पंजाब के लिए रवाना हुई है। जहां सीमांचल के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और खुशखबरी भरा दिन सामने आया है। वर्षों से अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किशनगंज के किसानों को अब एक नई उम्मीद मिली है। किशनगंज के पौवा खाली रेलवे स्टेशन से पहली बार मक्के से लदी पूरी मालगाड़ी पंजाब के राजपुरा जंक्शन के लिए रवाना हो गई। जहाँ इस पहल को सीमांचल के कृषि और फिर व्यापारिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जहाँ करीब 8 महीने पहले शुरू हुए अररिया गलगलिया रेलखंड का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। जिस रेल लाइन को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही थी, अब वही रेल लाइन किसानों की फसल को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीमांचल का मक्का सीधे रेलवे के जरिए पंजाब भेजा जा रहा है। पौवा खाली रेलवे स्टेशन का नज़ारा इन दिनों पूरी तरह बदल चुका है। स्टेशन परिसर में मक्के से लदे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दर्जनों मजदूर लगातार बोरियों को मालगाड़ी के डिब्बे में लोड करने में जुटे हुए हैं। कुछ महीनों पहले तक शांत दिखाई देने वाला ये स्टेशन अब व्यापारिक और गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। अब तक सीमांचल के किसानों को अपनी उपज दूसरे राज्यों तक बेचने के लिए ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे परिवहन लागत बढ़ जाती थी और बीच में कई बिचौलियों की भूमिका भी रहती थी। नतीजा ये होता था कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन अब रेलवे के जरिए बड़ी मात्रा में मक्का कम समय और फिर कम खर्च में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मक्के की ये पहली खेप पंजाब के राजपुरा जंक्शन भेजी जा रही है, जो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। वहाँ पर मक्के की भारी मांग रहती है। ऐसे में सीमांचल के किसानों को बेहतर बाजार और फिर बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है।